भाषा के मामले में इस देश को गंभीर होना चाहिए, ये मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूँ कि किसी को ये न लगे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तो खैर नहीं होता भाषा में, ये न लगे कि हमारी भाषा को उपेक्षित किया जा रहा है, सही शब्द ये है। और ऐसा भी ना हो कि वो उनकी अपनी भाषा है। भाई आखिर संविधान में आपके 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को भी भाषा भाई मैं वही ओ वाली बात ले रहा था, और कोई व्याकरण हमने तो ऐसे सीखा है। जाहिर है भाई कभी गुरुओं के प्रति असम्मान नहीं है, गुरुओं ने ऐसा ही सिखाया तो ऐसे ही सीखा। लेकिन अब अगर भाषा आगे निकल गई है, या अगर हमें अब पता लगता है नहीं गुरुजी ने सिखाया वो गुरुजी की ज्ञान की सीमा थी, तो हमें आगे तो ले जाना पड़ेगा। हम ये जड़ हो जाए नहीं हमने तो यही सिखाया है हमें, तो इससे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जो सिखाया है, और वो सीधी बात है कि आप उसको परखें, देखें गुरुजी ने सिखाया तो उसमें ये रहा होंगे, ये कोई परीक्षा परिस्थितियाँ नहीं होंगी। आज मीडिया ने हिंदी के रास्ते थोड़े से खोल दिए हैं। मैं कल ही प्रभात रंजन का एक लेख पढ़ रहा था कि एक ज़माने में दिल्ली में हिंदी वालों को वह जिसे कहते हैं समझा जाता था, लेकिन आज अच्छे घरों की महिलाएं, क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए जो वो हैं, रोज़गार हैं, एक ग्लैमर है टीवी में बोलने का, रेडियो बोलने का, या रिपोर्टिंग करने का, एंकर बनने का। हर नया युवक युवती ये सोचता है कि हाँ मैं भी बन सकता हूँ, क्योंकि अपने को कोई भी प्रस्तुत करना चाहता है। शिक्षा राज्य का विषय है, केंद्र सरकार कोई सिफारिश कर सकती है, गाइडलाइन देती है, मानना न मानना राज्य सरकार के हाथ में है। अब कुछ राज्य सरकारों ने त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया, दक्षिण में मद्रास ने, तमिलनाडु ने प्रारंभ से ही नहीं अपनाया, लेकिन अन्य राज्यों ने अपनाया जैसे भी मन। उत्तर भारत ने, मुझे क्षमा करेंगे कहने के लिए, कि एक तरह की चालाकी चली, हिंदी पढ़ें, अंग्रेजी तो पढ़नी है सभी जगह है, कोई बात नहीं, तीसरी भाषा के तौर पर उन्होंने संस्कृत रखा, या जैसे दिल्ली जगह वाली कुछ जगहों में जहाँ उर्दू भाषी लोग थे या पंजाबी भाषी लोग थे, लेकिन किसी ने दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाने का प्रारंभ नहीं किया। हमें लोग जब तमिल सीख के आए तो यहाँ वह कहा गया कि वो सरकार बदल गई, फिर कहा गया कि नहीं ये त्रिभाषा योजना अब नहीं चलेगी, आप जैसे तैसे रहिए। संस्कृत क्यों पिछड़ गई? पिछड़ी नहीं है, अकादमिक आपने कहा था, अकादमिक महत्व क्यों रह गया? इसलिए रह गया कि संस्कृत जन भाषा नहीं बन पाई। वो समाज में कुछ ऐसे, उसके लिए मैं शब्द नहीं मैं ढूंढ पा रहा हूँ, समाज में कुछ ऐसी स्थितियाँ आई कि संस्कृत को, जैसे आज अंग्रेजी को संभ्रांतों से जोड़ दिया गया है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, फिर भी अंग्रेजी संभ्रांत के अलावा संस्कृत को भी संभ्रांत वर्ग में जोड़ दिया गया। अब वो संभ्रांत वर्ग लिख रहा था, विविध साहित्य लिख रहा था, नाटक लिख रहा था, वैद्य के ग्रंथ लिख रहा था, आयुर्वेद के फला के। अब वो धीरे धीरे ये हुआ कि वो सिकुड़ कर, चूंकि प्रचार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, छोड़ भी दें, तो वो सिकुड़ कर एक आक्षेप के रूप में आ गया, संस्कृत तो कर्मकांडियों की भाषा है, पंडितों की भाषा है। संस्कृत के साथ एक बात ये हुई कि संस्कृत में व्याकरण के इतने दृढ़ नियम बन गए कि लोग जो उन नियमों से हटकर प्रयोग करते उनको प्रोत्साहित नहीं करते थे। आज भी ये प्रवृत्ति में देखता हूँ, अगर संस्कृत लिखने वाला एक अशुद्ध वाक्य, पाणिनि व्याकरण से अशुद्ध वाक्य लिख देता है, तो उसके पीछे दसियों लोग ये व्याकरण से अशुद्ध व्याकरण। अरे भाई व्याकरण को रहने तो, वो प्रयास तो कर रहा है, तो सीख तो रहा है। तो व्याकरण से संस्कृत कुछ जड़ भी हुई है, ये शब्द को प्रयोग करने के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि उसका प्रयोग अब आप अगर व्याकरण नहीं समझ पाते तो शुद्ध संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, शुद्ध संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो लिख नहीं पाएंगे तो विद्वान आपको दहली का नहीं मानेंगे। नमस्कार, साहित्य तक के बातें मुलाकातें कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जाने माने भाषाविद डॉक्टर सुरेश पंत जी के साथ उपस्थित हूं इस कार्यक्रम में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका, आपके श्रोताओं दर्शकों का भी धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर सुरेश पंत जी ने हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के लिए
और हिंदी कथा साहित्य और शब्द संसार के लिए 6 से अधिक दशकों का समय दिया है। पिथौरागढ़ में आपका जन्म हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा हिंदी, संस्कृत के अलावा तमिल और रूसी भाषाओं पर भी आपने उनकी तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित किया और डिप्लोमा हासिल किया। हिंदी से परास्नातक, आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संस्कृत में परास्नातक की उपाधि हासिल की और 60 के दशक तक आते आते देश के जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हो सकते हैं जिन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश की या हिंदी को अपनाने की कोशिश की या हिंदी की रूपरेखा निर्धारित करने की कोशिश की, उन संस्थानों में आप परामर्शदाता की भूमिका में रहे, प्रशिक्षक की भूमिका में रहे, शिक्षक की भूमिका में रहे। वहाँ किस तरह का पाठ्यक्रम या सामग्री का निर्माण हो जो हिंदी को कोई रूप दे सके, उसकी भूमिका में थे। यानी आप आज जो हिंदी का स्वरूप विभिन्न संस्थानों में देखते हैं, उसको एक स्वरूप देने में, आकार देने में कहीं न कहीं डॉक्टर पंत की एक भूमिका थी। सर, सबसे पहले तो मेरा जो सवाल है वो पिथौरागढ़ से शुरू हुआ। मैं जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा था, आपकी जो बचपन की शिक्षा दीक्षा थी वह कैसी हुई, और ये जो भाषा के प्रति आपका जो प्यार है, हम जब देखते हैं तो हिंदी भी है उसमें, भारतीय भाषाएं तो है ही हैं, संस्कृत भी है उसमें, इसके अलावा रूसी की तरफ भी आपका ध्यान हुआ। तो ये जो बचपन आपका था और उस बचपन में जो भाषा के प्रति आपका संसर्ग हुआ, जिसको कहूँगा मैं कि मैंने एक ऐसा शब्द प्रयोग किया जिस पर आप सोच सकते हैं कि क्या मैंने कहा, तो मैं चाहूँगा कि बचपन से शुरू करें। धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैंने भी कभी सोचा नहीं कि भाषाओं के प्रति ऐसा एक तरह की अंतर प्रेरणा से थी। और कुछ परिस्थितियां भी थी, मानना पड़ेगा कि जैसे बचपन कैसा बीता आपने पूछा था। एक चाय के होटल में मैं काम करता था। कब? जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। आजकल के हिसाब से चाइल्ड लेबर कानून आता। वहाँ मेरा एक सहकर्मी नेपाल से था, पश्चिमी नेपाल से, सुदूर पूर्व पश्चिमी नेपाल की भाषा और नेपाल की भाषा फर्क होती है। उसे हिंदी या कुमाऊनी नहीं आती थी, कुमाऊनी समझ लेता था। उसके साथ रह के मैंने, क्योंकि हम साथ काम करते थे, तो नेपाली सीखी, बोलना लिखने में तो कोई बात थी नहीं। साथ साथ मैं स्कूल जाता था, वहाँ मेरे कुछ नेपाल के मित्र बने। पिथौरागढ़ उन दिनों वो जगह थी जहाँ नेपाल से लोग पढ़ने आते थे, शिक्षा का प्रसार वहाँ कम था और वो अच्छे घरों के थे। उनके साथ उनका पूरा तामझाम आता था, उनके सेवक वगैरह, रसोइया। उनके साथ जब मैं इससे सीखी हुई नेपाली का व्यवहार करता था तो वो हंसते थे, क्योंकि उनकी शिष्ट नेपाली थी। तो तब फिर मैंने उनमें से एक को, वो बाद में यहाँ दिल्ली में नेपाल के राजदूत भी रहे, भरत भट्ट, उनको गहरी मित्रता उनसे गांठी। तो उन्होंने बताया कि देखो तुम जो बोल रहे हो धुर पश्चिम नेपाल की बोल रहे हो, वो हमारे यहाँ बहुत उसमें नहीं माने जाते। तो फिर मैंने उसके साथ कुछ वो सीखे। तो पहली विदेशी कहिए या आर्य परिवार की दूसरी भाषा कहिए, मैंने नेपाली सीखी। उसके बाद कुछ लगाव ऐसा हुआ कि कुमाऊनी की अलग अलग शैलियाँ हैं, बोलियाँ हैं, उनके प्रति मैं जागरूक रहता था। और माँ से मैं शब्दों के बारे में पूछता था कि ये तुम क्यों कहते हो, उसके लिए ये क्यों कहा, किसी स्थिति के लिए, किसी क्रिया के बारे में, किसी संज्ञा के बारे में, तो वो बताते थे सहज रूप से। तो ये तो शायद
संस्कार मेरे वहाँ से बने। फिर मैं गढ़वाल में रहा, वो रहा। शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा तो ऐसी गांव, बिल्कुल गांव के स्कूल में हुई। पिथौरागढ़ में कहाँ आपका गांव? गांव मेरा पड़ता है वहाँ एक आजकल पर्यटकों के लिए सैरगाह है, पाताल भुवनेश्वर नाम से। जी जी। गंगोलिहाट एक कस्बा है। गंगोलिहाट कस्बे के पास हमारा गांव था। बहुत प्राचीन गांव है, उसके इतिहास रह गया, खंडर रह गए। बिल एटकिन ने अपनी पुस्तक में संभवतः उस इलाके का जिक्र हाँ, किया है। उसने किया है, बिल एटकिन ने किया है। और कई पुस्तकें लिखी गई हैं। जी। बहुत सुंदर इलाका है, सुंदर है, सघन है। वो आदमी को सहज ही नहीं छोड़ता, लेकिन तब आर्थिक परिस्थितियां ऐसी थी कि वहाँ पढ़ लिख लेने के बाद रोजगार तो था नहीं, जी। तो निश्चित रूप से आदमी बाहर आता था। खैर, ये भाषा पर ही आए हैं हम। मगर उसके बाद मैंने डिग्री क्लासेस बीए के लिए मैं अल्मोड़ा आ गया। अब वो एक नया ज़िला है। तब वहाँ, तब पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ तब अल्मोड़ा का ही ज़िला था, तो और कोई डिग्री कॉलेज था ही नहीं। जी। एक दो, आज के 3-4 जिलों का क्षेत्र है। और तो वो थी। उसके बाद मैं फिर शिक्षण में आ गया और दिल्ली, लंबी कहानी है। लेकिन भाषाओं पर जो मेरी रुचि पैदा हुई, अच्छा, अब मैंने जब यहाँ दिल्ली में संस्कृत, क्षमा करें, रूसी ज्वाइन की, तो रूसी में मुझे लगा कि ये तो बहुत कुछ रूप रचना संस्कृत की तरह है, शब्दावली संस्कृत की तरह है, उनकी जो गिनती की काउंटिंग के जो नाम है वो संस्कृत की तरह से है। 5, 6, अग्नात सच, द्वात सच, तो एकादश, द्वादश, त्रयोदश। तो अब ये रुचि फैली कि भाई इसके माने कि ये भारोपी, अब तब हम लोग ये समझने लगे थे कि भाई एक ही परिवार की है, एक ही परिवार की भाषा है, तो ये तो बेहतर है। तो उसमें अभ्यास बढ़ा। संस्कृत में जानता ही था, सीख रहा था। फिर एक परिवार की भाषाएं हो गई, तो दूसरे परिवार की भाषाएं में सीखी जाए। तमिल के लिए मुझे थोड़ा सा सरकार की ओर से एक वो मिली, अवसर मिला कि उन दिनों ये था। और बड़ी अच्छी बात थी कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा सिखाई जाए और हिंदी भाषी क्षेत्र में गैर हिंदी भाषाएं सिखाई, और उसके लिए शिक्षकों को नियुक्त किया जाता था ट्रेनिंग के लिए। तो मैं दक्षिण में तमिल सीखने गया, और तमिल उसमें कठिन भाषा मानी जाती थी, लेकिन मुझे उसमें भी आनंद आया। तो ये रुचि फिर बढ़ती गई। किस सन की बात होगी सर? बहुत पुरानी है। तमिल मैंने सीखी है सन 70-71 में। आपको अगर मैं ये सवाल पूछूं कि कुल कितनी भाषाएं, जो आप मतलब जब हम लोगों से सवाल किसी भी जगह पूछा जाता है, आज के समय में लोग नौकरी के लिए भी आवेदन करते हैं, तो एक कॉलम मैं कह सकता हूँ जिसमें लिखा जाता है कि आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं। तो उसमें जो वर्गीकरण उसका होता है, बोलना, समझना, लिखना और पढ़ना। तो ये 4 कॉलम है। तो कुछ में जैसे हिंदी है तो हम लिख देंगे कि हमें चारों आती है। अंग्रेजी है तो उसमें मैं लिख दूंगा कि कोई, हो सकता है 4 लिख दूं, हो सकता है कि 3 लिख दूं। भोजपुरी लिख सकता हूँ। इसके बाद जो दूसरी भाषाएं आती हैं, तो मान लीजिए संस्कृत के लिए मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मैं पढ़ सकता हूँ, समझने का विश्वास नहीं है मुझे। तो मैं ये अगर डॉक्टर पंत से जानना चाहूँ कि अगर हम वर्गीकरण करें इस रूप में, तो आपको कौन कौन सी भाषाएं पूरी तरह से, मैं उसमें कुमाऊनी को भी शामिल करूँगा। हाँ, देखिए इस समय तो स्थिति भाषा के साथ एक ये होता है, जैसा आपने कहा कि भाषा का ये आधारभूत कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी क्रम में। तो हम सुनकर सीखते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते लिखते हैं। तो साथ ही ये भी सीखने का हम कई अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषाओं के साथ ही होता है मातृभाषा के संस्कार। तो मातृभाषा हमें कोई सिखाता नहीं है, न उसका कोई व्याकरण सिखाता है, वो स्वयं हमारे भीतर
अनुस्यूत होता है, बल्कि अन्य भाषाओं के साथ ये अवश्य है कि अगर आपका अभ्यास नहीं है उस भाषा में तो आप धीरे धीरे उसको बोलना भूल जाएंगे। लिपि में अभ्यास नहीं है तो पढ़ना भूल जाएंगे, शब्दार्थ नहीं समझ में आएगा, समझना भूल जाएंगे। जी। तो इसलिए ये कहा जाना चाहिए कि रूसी में मेरी गति अब सबसे कम है, क्योंकि उसके बाद कई अवसर मिला नहीं। कुछ दिन मैंने कुछ दिन काम जरूर किया, लेकिन अब कोई विशेष गति नहीं है। तमिल में भी मैं पढ़ लेता हूँ। लिखने को उसी बात को लिखना के मतलब मौलिक लेखन की बात हो तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, सुन के मैं उसको अक्षरों को बनाकर उसे लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लेकिन समझ लीजिए जो शब्द भंडार विलीन हो कम हो गया काफ़ी, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी 3 भाषाओं में समान गति से मैं सभी कौशलों के लिए कह सकता हूँ विनम्रता के साथ कि इन 3 भाषाओं में समग्र गति है। हाँ, दूसरा जो आपने कहा उपबोलियाँ या भाषाएं, कुमाऊनी के अपने आप में 13-14 बोलियाँ हैं। गढ़वाली और नेपाली, पश्चिम नेपाली और मुख्य धारा के नेपाली थोड़ा थोड़ा ये मैं पढ़ लिख बोल सकता हूँ। और बांग्ला भी मैं पढ़ लेता हूँ, लिख सकता हूँ। समझने में कठिनाई होती क्योंकि हालांकि आर्य परिवार की भाषा है, उतना शब्द भंडार नहीं रहा, अभ्यास नहीं रहा। तो अभ्यास मुख्य बात है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा नई पीढ़ी से भी, आप एक बात आप समझेंगे, मैं इस बात को कह रहा हूँ, असल में हम जितनी भाषाएं सीखते हैं उतना हमें हमारा मानसिक दायरा बढ़ता है, जानकारियाँ बढ़ना। भाषा सीखना केवल भाषा के लिए नहीं होता, भाषा के साथ हम उस भाषा परिवेश की संस्कृति, उसके इतिहास, उसके व्यवहार, इन तमाम बातों को सीखते हैं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग तमिल सीखें, हम तमिल क्यों सीखें, लोग हिंदी सीखें, हम तमिल क्यों सीखें। मैं कहता हूँ भाई, अगर आप तमिल नहीं सीखते तो दूसरे से अपेक्षा कैसे करेंगे कि वो हिंदी सीखेंगे। समान रूप से भाषाएं थोड़ी जितनी सीख सकें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भाषाएं आपको मातृभाषा के रूप में स्वयं आती हैं। बल्कि एक बात आप जानते होंगे कि अपने देश में तो स्वभावतः व्यक्ति 3 भाषाओं में उसका अधिकार होता है। मातृभाषा पर, उस आसपास की जो मातृभाषा कर आप बोली मान लें तो आसपास जो व्यवहार की भाषा है वो, और उसके बाद फिर हिंदी। कमोबेश सारे देश में राजनीतिक विरोध अपनी जगह, हिंदी का व्यवहार कम ज़्यादा जैसा भी आप कहें पूरे देश में आप संपर्क हिंदी के माध्यम से कर सकते हैं। बल्कि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं तमिलनाडु में तो हिंदी का व्यवहार नहीं, वो सब बात नहीं कर, आप व्यवहार कर सकते हैं। थोड़ी कठिनाई होगी, अगला पहली बार आपको थोड़ा सा शायद उससे कहे कि नहीं हिंदी, नो हिंदी कह देते हैं कहीं, फिर ठीक है मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ, आप तो मैं बोल रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में आपकी बात से ही उपजा है कि ये जो भाषा का जो ज्ञान है, मुझे ऐसा लगता है कि जो देश की दूसरे राज्य हैं जिनकी अपनी भाषाएं अलग हैं, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, कन्नड़, बांग्ला, उड़िया, वहाँ जो शिक्षा का जो माध्यम है वो शायद त्रिभाषा फार्मूला जो है उसके चलते उनको कम से कम 3 भाषाएं आती हैं। क्या हिंदी क्षेत्र में जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अब हो गया और बिहार और हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश, क्या इनकी अपनी मतलब केवल खड़ी बोली या हिंदी होने के चलते यह पूरा क्षेत्र ऐसा तो नहीं है कि त्रिभाषा की जगह केवल 2 भाषाओं के बीच फंस गया और उसका नुकसान हुआ? 3 भाषा सिद्धांत है ना, त्रिभाषा सूत्र कहा इसको। एक तो आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि हम बात उठी भी थी दक्षिण से तो अपेक्षा करते हैं वो, ये त्रिभाषा सूत्र जब मैं कह रहा था कि मैं तमिलनाडु में दक्षिण में हिंदी तमिल सीखने गया था, तो वो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत ही था कि वो लोग उत्तर भाषाई भाषा केवल हिंदी ही नहीं, उड़िया बांग्ला के लिए भुवनेश्वर में केंद्र था, उर्दू के लिए शिमला में केंद्र था, मराठी गुजराती के लिए पूना में केंद्र था। तो उसमें यह था कि वो
गैर उत्तर भारतीय भाषा सीखे और हम लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम के लिए मैसूर में केंद्र था, हम लोग सीखते थे। जैसे और दूसरी बात ये थी कि शिक्षा राज्य का विषय है। केंद्र सरकार कोई सिफारिश कर सकती है, गाइडलाइन देती है, मानना न मानना राज्य सरकार के हाथ में है। अब कुछ राज्य सरकारों ने त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया। दक्षिण में मद्रास ने, तमिलनाडु ने प्रारंभ से ही नहीं अपनाया, लेकिन अन्य राज्यों ने अपनाया। जैसे भी उत्तर भारत ने, मुझे क्षमा करेंगे कहने के लिए, कि एक तरह की चालाकी चली। हिंदी पढ़ें, अंग्रेजी तो पढ़नी है, सभी जगह है, कोई बात नहीं। तीसरी भाषा के तौर पर उन्होंने संस्कृत रखा, या जैसे दिल्ली जगह वाले कुछ जगहों में जहाँ उर्दू भाषी लोग थे या पंजाबी भाषी लोग थे, लेकिन किसी ने दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाने का प्रारंभ नहीं किया। हमें लोग जब तमिल सीख के आए तो यहाँ वो कहा गया कि वो सरकार बदल गई, फिर कहा गया कि नहीं, ये त्रिभाषा योजना अब नहीं चलेगी, आप जैसे तैसे रही। बाद में इधर उधर चला गया और संस्थाओं में बात दूसरी है। तो उत्तर में दक्षिण भारतीय भाषा त्रिभाषा सूत्र में आनी चाहिए। ये जो नई जो भाषा नीति, नई शिक्षा नीति जो आई है, उसने ये कहा भी है, लेकिन नई शिक्षा नीति में किसी बात को बहुत कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया, जहाँ तक संभव है, ऐसे कुछ वो है पदबंध, जहाँ तक संभव हो यथासंभव। तो जहाँ तक संभव यथासंभव ये कुछ ऐसे बचाव के रास्ते निकल आते हैं कि नहीं संभव है भाई, हम हिंदी पढ़ाएंगे लेकिन हमारे पास टीचर उपलब्ध नहीं है, शिक्षक उपलब्ध नहीं है, अभी नहीं के बाद में करेंगे। तो ये कुछ बचाव की हैं। भाषा के मामले में इस देश को गंभीर होना चाहिए, यह मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूँ कि किसी को ये न लगे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तो खैर नहीं होता भाषा में, ये न लगे कि हमारी भाषा को उपेक्षित किया जा रहा है, सही शब्द ये है। और ऐसा भी ना हो कि वो उनकी अपनी भाषाएं, भाई आखिर संविधान में आपके 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और बहुत सी भाषाएं जो संविधान स्वीकृत नहीं है, वो भाषा के समान है। भोजपुरी है, अवधी है, या ब्रज है, या राजस्थानी है, मैथिली को मिल गया स्तर बाद उसी, छत्तीसगढ़ी है, ये बोलियां हैं। इन बोलियों की वो बोलियां भी हैं। तो अब इतनी बोलियां तो नहीं होंगी कहीं, आप शिक्षा का माध्यम में नहीं कर, लेकिन उनमें से जो एक तरह का जिसे कहते हैं आप, जो छाता भाषा है, टोपी भाषा कह लीजिए, उसके भीतर जो आ रही हैं उनको हिंदी क्षेत्र का मानिए और उन्हें हिंदी से इतर कोई भाषा पढ़ने को कहिए। यही बात मैं दक्षिण वालों से कहता हूँ कि भाई हिंदी, दक्षिण वालों में राजनीति, मैंने कहा कि वो राजनीति की भाषा और वैसी भाषा की राजनीति, तो राजनीति को अगर थोड़ी देर के लिए भुला दें तो उनके यहाँ एक व्यक्तिगत संस्मरण सुनाता हूँ। जब मैसूर में तमिल पढ़ रहा था तो हमारे साथ, मैं कोयम्बटूर से मैसूर लौटा था, छुट्टियाँ इधर उधर बिताना है, तो हमारे साथ एक नवविवाहित युगल था बैठा हुआ। बातचीत हुई कि आप मैसूर रहते हैं? हाँ रहते हैं। आप मैसूर क्यों जा रहे हैं? कल के वो वहाँ हिंदी फिल्म देखने जा रहे हैं। वो दौर था जब तमिलनाडु ने हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन लोगों को देखिए, कोयम्बटूर से बस में आना जाना, वहाँ रहेंगे एक रात, तो उसका खर्चा उठाने को लोग तैयार हैं। तमिल की भाषा, इसके पीछे तो फिल्मों की राजनीति भी थी। तमिलनाडु में इसलिए बंद किया गया कि हिंदी फिल्मों की बहुत सारा दर्शक था, उनके अपनी फिल्मों को नहीं थे। तो कई सारी बातें हैं जो भी वो बेहतर की, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि हम दूसरे की भाषा सीखें तो हम आखिर एक देश के वासी हैं, एक देश के भीतर अनेक भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं में हम जितनों के प्रति सौहार्द रख सकें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल बार बार उठता है और जो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा उसका उत्तर, क्योंकि आपका जो काम है वो आपका एक तरह से पूरा जीवन में अभी तक का जो कहूँगा वह भाषा को समर्पित रहा है जब से आपने काम करना शुरू किया। आज जो हिंदी की स्थिति है, उसके विकास में किन लोगों की भूमिका आप देखते हैं
साहित्यकारों की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका यानी शिक्षा की भूमिका, साहित्यकार या सिनेमा, संगीत, आखिर हमारी भाषा जो अभी जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं, मैं देखता हूँ आपको सोशल मीडिया पर आपके ढेर सारे प्रशंसक हैं जो आपसे हर दिन कोई ना कोई सवाल पूछते हैं। तो एक तरफ एक बड़ा जिज्ञासु वर्ग है जो अपनी भाषा को समझना, बरतना, लिखना, बोलना, पढ़ना चाहता है, उसके सही रूप। वो जिज्ञासु है कि मैं कोई शब्द प्रयोग कर रहा हूँ तो कैसे प्रयोग होना चाहिए, ये सही शब्द है कि नहीं, उसकी शब्दावली सही है कि नहीं, उसका व्याकरण सही है कि नहीं। दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जो एकदम उसको अनदेखा कर रहा है। तो मेरा सवाल दो तीन, एक ही सवाल में मैंने लगभग 2-3 सवाल पूछ दिए हैं। एक, हमारी भाषा को बढ़ाने की जिम्मेदारी या आज वो जहाँ तक पहुँची है उनके लिए कौन से लोग जिम्मेदार हैं। दूसरा, एक ही समय में 2 तरह का वर्ग पैदा हुआ, एक जो चलता है कि प्रवृत्ति के साथ है, दूसरा जो चाहता है कि नहीं ये हम इसका सही रूप जान सके, समझ सकें, बोल सकें, लिख सकें। ये आपने जितने भी वो बताए हैं घटक, जी, यूँ तो भाषा के लिए ये सारे घटक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपने कहा कि आप सबसे ज़्यादा किसे उत्तरदायी मानते हैं या जिम्मेदारी किसकी ज़्यादा है। तो अगर चुनना हो तो मुझे 2 वर्ग याद आते हैं। शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और दूसरा, क्षमा करेंगे मुझे आप लोग, माने मीडिया से जुड़े हुए लोग भी, क्योंकि आज मीडिया की जो उसके अनुसार एक विविध रूप से उसको देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले अधिसंख्य भारतीय तो वो हैं। भाई किसी न किसी रूप में, कोई हम घर में चाहे अपनी बैठक में टीवी देख रहे हों, चाहे ये जो दिन भर हमारे हाथ में होता है उसमें कुछ देख रहे हों, चाहे अखबार आ रहे हों, तो मीडिया सबसे अधिक बरत रहा है। तो जो सबसे अधिक बरत रहा है उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो ऐसी भाषा दे जो लोगों के संस्कार सुधारें। दूसरा वर्ग जो मुझे उत्तरदायी लगता है, शिक्षक वर्ग। शिक्षकों के पास, ये हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। शिक्षा देना कोई सामान्य काम नहीं है, मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ। और नई पीढ़ी को आप, मतलब मीडिया तो जुड़ता है नई पीढ़ी से, पुरानी पीढ़ी से, सबसे, लेकिन नई पीढ़ी को संस्कार शिक्षा देने का काम शिक्षक कर रहा है। अब अगर शिक्षक सचेत होकर भाषा संस्कार उत्पन्न करता है तो भाषा का जो नया आने वाली पीढ़ी का जो प्रयोक्ता होगा वो सचेत होगा। शिक्षक सचेत नहीं है, ये मैं आरोप तो नहीं लगाता, क्योंकि इसके पीछे ये भी है कि उनको स्वयं शिक्षक भी तो इसी शिक्षा व्यवस्था की वो पैदावार है। तो शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को भी भाषा, भाई मैं वही ओ वाली बात ले रहा था, और कोई व्याकरण हमने तो ऐसे सीखा है। जाहिर है भाई, कभी गुरुओं के प्रति असम्मान नहीं है, गुरुओं ने ऐसा ही सिखाया तो ऐसे ही सीखा। लेकिन अब अगर भाषा आगे निकल गई है, या अगर हमें अब पता लगता है नहीं गुरुजी ने सिखाया वो गुरुजी की ज्ञान की सीमा थी, तो हमें आगे तो ले जाना पड़ेगा। हम ये जड़ हो जाए नहीं हमने तो यही सिखाया है हमें, तो इससे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जो सिखाया है, और वो सीधी बात है कि आप उसको परखें, देखें, गुरुजी ने सिखाया तो उसमें ये रहा होंगे, ये कोई परीक्षण परिस्थितियाँ नहीं होंगी। आज ये परिस्थितियाँ हैं, अब हम जड़ कैसे हो जाएं? भाषा जड़ वस्तु नहीं है, भाषा तो जीवित प्राणी की तरह व्यवहार करती है। सुनने में अटपटा लगेगा आपको भी, लेकिन उसमें परिवर्तन लगातार होते हैं और हमारे अनदेखे होते हैं, अनचाहे भी होते हैं। अब जो अनचाहे परिवर्तित हो रहे हैं उनमें हमारी भूमिका ये है कि हम उसको सही भाषा संस्कार दें। फिर तीसरी बात, साहित्यकार, मीडिया, आपने उसके फिल्म वगैरह का आपने नाम लिया। फिल्म लोकप्रिय माध्यम है और ये अच्छी बात है कि आज हमारे ज़माने के सिनेमा हॉलों की अपेक्षा ये OTP और जाने क्या क्या और छोटे छोटे सिनेमा हॉल दिखा रहे हैं, और हिंदी इनमें आ रही है।
ये भी एक संतोष की बात है कि हिंदी विविध रूपों में आ रही है। तो उन्हें जिम्मेदारी थोड़ी सी लेनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपने एक बार संकेत किया था कि हम बॉलीवुड मुंबई में एक तरह की लॉबिंग है उर्दू और हिंदी और फलां की, होने दीजिए। लेकिन मध्यम मार्ग तो यह है कि इस सब के बावजूद एक ऐसी भाषा तो आ रही है जिसको सुनने वाला समझता है और प्रयोग करता है। तो उसमें उन पर भी जिम्मेदारी है कि भाई लॉबिंग अपनी जगह, उर्दू हिंदी का बहस अपनी जगह, अगर तर्कसंगत बहस है तो जो भी नहीं, तो उन पर भी जिम्मेदारी है। साहित्यकार की जिम्मेदारी है। साहित्य में जो सब चलता है वाला माहौल कम से कम साहित्य में तो नहीं चलेगा। साहित्य शिष्ट भाषा का स्वरूप होता है। बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर होता है। मीडिया में बोलचाल की भाषा चल सकती है, चल रही है, चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो शिष्ट साहित्य लिखा जा रहा है, शिष्ट साहित्य को शिष्ट भाषा का प्रयोग, परिचित भाषा का करना पड़े बात दूसरी है। हमारे उपन्यासकार हुए हैं वो जो ऐसी भाषाएं लिखते थे, उनकी यहाँ आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की, तो उन्होंने कहा मेरे पात्र ऐसी भाषा बोलते हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अगर आपके पात्र ऐसे बोलते हैं आप ऐसे लिखिए, लेकिन कुल मिलाकर भाषा ऐसी तो जाए जिसमें लोग कुछ सीख सकें, कुछ ग्रहण कर सकें। अगर उनमें एक मत नहीं है, और लिखित का आज भी है कि वो इदमित्थम जनार्दन, लिखित भाषा का वो वर्चस्व है कि लोग लिखित को ही शुद्ध मानते हैं। और लिखित भाषा अगर अशुद्ध जा रही है, अनुशासनहीन जा रही है, तो अनुशासनहीन आपने तो एक पुस्तक में दे दिया, वो पुस्तक पता नहीं हजारों लोगों तक, कितनी पीढ़ियों तक, हजारों लोगों तक जाएगी। उनमें तो डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे दिमाग में आया आपसे बातचीत के दौरान है, संस्कृति जैसा हमारी देव भाषा हम संस्कृत को कहते हैं, और जितना भी भारत का महत्वपूर्ण साहित्य अभी तक सृजित हुआ है, उनमें संस्कृत मुझे लगता है कि सबसे ऊपर है। आज भी हिंदी संभवतः उस जगह नहीं पहुंच सकी है जितनी समृद्ध साहित्यिक धरोहर हमारी संस्कृत में है। क्या वजह थी कि संस्कृत आज के समय में केवल अकादमिक क्षेत्र तक केंद्रित हो गई है, और पाली, प्राकृत और दूसरी भाषाओं से होते हुए आज जहां हम जिसको खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, जिसको भारत हिंदू के बाद का जो समय है, और अब जब हम लोग वर्तमान में बात कर रहे हैं तो उस पर भी एक बड़ा विषय आप तो जानते हैं, आपने स्वयं ये शब्दों के साथ साथ पुस्तक लिखी है, और आप लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि भाषा के रूप में जो हमारी हिंदी है वह किस तरह से बच सके अपने वर्तमान स्वरूप में। उसके लिए आप शब्दों की बात करते हैं और बताते भी हैं कि कहाँ से ये शब्द आए, क्यों आए, कैसे उनका प्रयोग करना चाहिए और उनका सही प्रयोग क्या है। मेरा सवाल ये है कि अगर व्याकरण के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर संस्कृत इतनी समृद्ध होते हुए भी आज केवल अकादमिक क्षेत्र तक सीमित हो गई, तो हमारी हिंदी की जो स्थितियां हैं उनमें हम कहाँ पहुंचेंगे और कब तक इसके स्वरूप को कायम रख पाएंगे? देखिए, आपकी जिज्ञासा के दो पहलू हैं। इसमें संदेह नहीं कि संस्कृत बहुत ऊंचे स्थान पर रही है। संस्कृत का मतलब विविध साहित्य, चाहे वो भाषा वैज्ञानिक साहित्य है, चाहे वो सृजनात्मक साहित्य है, सृजनात्मक साहित्य में भी विविध विधाएं संस्कृत में जो लिखी गई हैं, उसकी बराबरी तो समकालीन साहित्य से अपेक्षा करना अभी तो संभव नहीं ही कह रहा हूँ मैं, और वो जानबूझ के कह रहा हूँ कि भाई इतना विविध साहित्य है, इतने समय से लिखा गया है और इतनी जानकारियों से भरा हुआ है कि इसलिए, और वो दाय, वो उत्तरदायित्व संस्कृत का भारत की सभी भाषाओं जो अपने को आर्य भाषा से संबंधित नहीं मानती हैं उन पर प्रभाव है। ऐसा नहीं कि समग्र भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं पर अगर मैं इतना ही कहूँ तो संस्कृत का प्रभाव है, चाहे शब्दावली है, चाहे किसी भी रूप में आप कह लीजिए, व्याकरण है, हाँ व्याकरण है कुछ।
अब दूसरा इसका पहलू था कि हिंदी, या दूसरे शब्द में कहेगा आधुनिक भारतीय भाषाएं उसके समकक्ष क्यों नहीं आई। एक तो ये हुआ, अब एक तो यही सीधा कारण है ना कि वो समय सबसे बड़ी बात है। तो हिंदी मुश्किल से, अगर आप अपभ्रंश अवहट्ठ से मानते हैं तो 1000 साल पुराना इतिहास है, अन्यथा तो भारतीयों के समय से अगर आप खड़ी बोली मानते हैं या अमीर खुसरो तक भी ले जाते हैं तो 1000-1200 साल का वो है, इतिहास है। तो इतने कम समय में इतना विविध साहित्य तो आ नहीं सकता। संस्कृत क्यों, एक सवाल आपने बीच में किया था कि संस्कृत क्यों पिछड़ गई। पिछड़े नहीं है, अकादमिक आपने कहा था, अकादमिक महत्व क्यों रह गया। इसलिए रह गया कि संस्कृत जन भाषा नहीं बन पाई। वो समाज में कुछ ऐसे, उसके लिए मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, समाज में कुछ ऐसी स्थितियां आई कि संस्कृत को, जैसे आज अंग्रेजी को संभ्रांतों से जोड़ दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं फिर भी अंग्रेजी संभ्रांत के अलावा संस्कृत को भी संभ्रांत वर्ग में जोड़ दिया गया। अब वो संभ्रांत वर्ग लिख रहा था, विविध साहित्य लिख रहा था, नाटक लिख रहा था, वैद्य के ग्रंथ लिख रहा था, आयुर्वेद के, फला फला के। अब वो धीरे धीरे ये हुआ कि वो सिकुड़ कर, चूंकि प्रचार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, छोड़ भी दें, तो वो सिकुड़ कर एक आक्षेप के रूप में आ गया। संस्कृत तो कर्मकांडियों की भाषा है, पंडितों की भाषा है, पुजारियों की भाषा। मैं अभी यही आ रहा था कि क्या ब्राह्मणों ने वाकई ज्ञान के स्रोत को अपने तक सीमित रखने के लिए संस्कृत को जनभाषा के रूप में परिवर्तित नहीं होने दिया। देखिए, एक वर्ग को भी दोष देना ठीक नहीं है। परिस्थितियां ऐसी आई कि हाँ, एक सीमा तक हम ये मान सकते हैं कि ज्ञान, एक तो देखिए ना, ज्ञान के इतने साधन उपलब्ध नहीं थे। गुरुकुल में ही शिक्षा होती थी, या घरों में जो पंडित पढ़े लिखे ज़्यादा थे वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। एक सामान्य जन सामान्य के लिए वो शिक्षा कम से कम उपलब्ध नहीं थी संस्कृत की, और संस्कृत के भी वो स्नातक जो शोध कर सकें, जो कुछ विशेष लिख सकें। तो इसलिए लगता है, इसलिए उसका दायरा सिकुड़ता चला गया। और अब अन्य भाषाएं, आपने पाली प्राकृत का जिक्र किया, ये वो दौर था जब संस्कृत एक वर्ग तक सीमित रह गई और पाली प्राकृत जन सामान्य की भाषाएं थी। संस्कृत से जुड़ी हुई थी सारी, शब्द भंडार था, रूप रचना थी, सब कुछ था, लेकिन आम लोगों ने इसके अपने को निकट समझा, उनके समझ में आती थी। या बहुत सारे संप्रदाय, गोरखनाथ संप्रदाय वगैरह, ये किस लिए अधिक फैले, इसलिए गौतम बुद्ध की बात है, इसलिए कि वो जिस भाषा में बात कर रहे थे वो भाषा लोगों के पल्ले पड़ रही थी, अगर मैं मुहावरे का प्रयोग करूं। और संस्कृत पल्ले नहीं पड़ रही थी। अब पल्ले नहीं पड़ रही थी तो उसके संस्कार नहीं बना पाए हम, तो गलती तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की थी। परिस्थितियां हो सकती हैं, हम किसी को उसको दोष नहीं देते। तो अब सौभाग्य की बात है, संस्कृत के बारे में भी चेतना जागी है। चेतना इस मामले में कि संस्कृत को भी वो स्तर मिलना चाहिए। बल्कि यहाँ तक बहस होती है वो कि क्यों ना संस्कृत को ही राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए, जो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन भारतीय भाषाओं को, हाँ, दूसरी बात अनुशासन की आई। संस्कृत से बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने ली, हम लोगों ने, मेरा मतलब भारतीय भाषाओं में। लेकिन संस्कृत, मैं लोगों से कहा करता हूँ कि हिंदी संस्कृत से विकसित हुई है, लेकिन हिंदी या हिंदी के स्थान पर आप किसी भाषा को ले लीजिए, आधुनिक भारतीय भाषा आज संस्कृत नहीं है, हिंदी संस्कृत नहीं है, मराठी आज संस्कृत नहीं है, लेकिन विकसित हुई होगी। पंजाबी बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं। वो एक स्वतंत्र भाषा है। अब जब स्वतंत्र भाषा है तो उसका व्याकरण अलग होना ही होना चाहिए। शब्द भंडार हमने वहाँ से लिए हैं, बहुत सारा शब्द भंडार है, लेकिन बाहर से भी शब्द भंडार है। अब उसको हम संस्कृत के परिपाटी में कैसे डालेंगे? हिंदी की अपनी परिपाटी है और ये विकसित हो रही है। अनेक शब्द है, लीजिए सृजन, सर्जन, दोनों में कौन शुद्ध है? तो मैं कह रहा हूँ दोनों शुद्ध हैं। एक संस्कृत में है, एक नहीं है, लेकिन हिंदी में तो है। ऐसे 20 नहीं, सैकड़ों शब्द होंगे जो संस्कृत में स्वीकृत नहीं है, हिंदी में है। तो हिंदी में है, तो अब ये कहना कि वो शुद्धता वाली बात, ये संस्कृत में नहीं था इसलिए हिंदी में नहीं आया, हिंदी में आएगा। आप दूसरा शब्द का देखिए, वो बात नहीं चलती। तो व्याकरण के मामले में कम से कम हमें इतना रूढ़ नहीं होना चाहिए
इतना हठी नहीं होना चाहिए कि नहीं वो मैं तो व्याकरण मामले में उदारवादी हूँ। संस्कृत में साथ एक बात ये हुई कि संस्कृत में व्याकरण के इतने दृढ़ नियम बन गए कि लोग जो उन नियमों से हटकर प्रयोग करते उनको प्रोत्साहित नहीं करते थे। आज भी ये प्रवृत्ति मैं देखता हूँ, अगर संस्कृत लिखने वाला एक अशुद्ध वाक्य पाणिनि व्याकरण से अशुद्ध वाक्य लिख देता है तो उसके पीछे दसियों लोग ये व्याकरण से अशुद्ध है व्याकरण। अरे भाई व्याकरण को रहने तो वो प्रयास तो कर रहा है, तो सीख तो रहा है। तो व्याकरण से संस्कृत कुछ जड़ भी हुई है। ये शब्द को प्रयोग करने के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि उसका प्रयोग अब आप अगर व्याकरण नहीं समझ पाते तो शुद्ध संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, शुद्ध संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो लिख नहीं पाएंगे तो विद्वान आपको दहली का नहीं मानेंगे। डॉक्टर साहब, आपने भाषाओं की वैज्ञानिकता और उसके क्रियापदों पे भी बहुत सारा काम किया है, खासकर कुमाऊनी और हिंदी को लेकर। ये आज भी आप लगातार सोशल मीडिया पर वही काम करते हैं, लोगों को बताते रहते हैं। आपकी ये पुस्तक भी शब्दों के साथ साथ का मतलब भी है कि आप इसमें अगर शब्दों के साथ आगे बढ़ें तो आप बराबर इस बात पर मैं कहूँगा कि जोर देते हैं कि भाषा को समझने और बरतने का जो प्रयास है और जो लोग उसको समझ बूझ रहे हैं वो उसका सही प्रयोग करें। इसके पीछे क्या वजह है और ये बात आपको कब समझ में आई कि मुझे आम जनमानस को इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए? क्योंकि आप तो बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में और सरकारी संस्थानों में और गैर सरकारी संस्थानों में उन लोगों को पहले प्रशिक्षित कर रहे थे जिनके ऊपर इसको सही करने की जिम्मेदारी। लेकिन आप ने सेवानिवृत्ति के बाद जिस तरह से आम लोगों से अपने को जोड़ने का प्रयास किया, और उसके लिए मैं देखता हूं कि आप अभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है किसी भी सोशल माध्यम पर तो आप कोशिश करते हैं कि मैं उसको सीधा उत्तर दूं। हाँ, ये इसके पीछे तो कुछ तो बल्कि मैं तो कमज़ोरी मानता हूँ। कमज़ोरी ये है कि मुझसे भाषा का अटपटा प्रयोग देखा नहीं जाता। तो अब देखा नहीं जाता तो मैं ये कैसे कहता हूँ कि तुम अशुद्ध प्रयोग कर रहे हो या गलत कर रहे हो। मैं सोचता हूँ कि भाई ऐसा कुछ किया जाए कि लोग सही प्रयोग करें। देखिए, आपने एक बात उठाई कि मैं हिंदी के बहुत से संस्थानों से जुड़ा। हिंदी पाठ्यक्रम जो बनते थे एनसीईआरटी मैंने तीनों स्तरों के भाषा 1, भाषा 2, भाषा 3 कहलाते थे। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3। तो मातृभाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा तीनों जहाँ जहाँ पढ़ाए जा रहे थे, राज्यों में जाके हमने अपने मटेरियल, अपनी सामग्री जो है उसका प्रयोग किया और देखा कि स्कूलों में बच्चों के रिस्पॉन्स क्या है। असल में हुआ ये भी है कि जो हिंदी शिक्षक है, कहाँ तक पीछे जाऊँ, आप हिंदी के प्रति एक तो हमारी मनस्थिति ये है कि एक ज़माने में, आज तो सौभाग्य से कुछ अच्छी है स्थिति कि कोई विषय नहीं मिल रहा है तो हिंदी ले लो। लड़कियाँ बाकी पढ़ के क्या करना है, इसको हिंदी में एमए करा दो, बीएड कर लेगी। ये स्थिति थी आज से 30 साल पहले तक जी। और होता यह था कि हिंदी में कैसे ही भी शिक्षक आ जाए कोई उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे आज हम फैकल्टी इम्प्रूवमेंट कहते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं लगी लोगों को। तो मैंने हिंदुस्तान भर में बाहर भी जो कार्यगोष्ठियाँ की उनमें मुझे लगा कि शिक्षक के पास सीमा है, वो बेचारा जानता नहीं है, जानना चाहता है तो साधन नहीं है, क्योंकि सारे विद्यालय इस तरह की कार्यगोष्ठियाँ नहीं करते। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद जब भी मेरे पास कहीं से कोई प्रस्ताव आता कि साहब हमारे यहाँ आपको एक वर्कशॉप लेनी है शिक्षकों के लिए, मैं 10 काम छोड़ के जाता था। और भारत भर में के प्रत्येक राज्य में, कहना चाहिए मुझे, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा नहीं जा पाया, तो मैंने शिक्षकों के साथ संपर्क किया कि आपको ये और वहाँ सचमुच उनको, क्योंकि हम सैद्धांतिक बहस कितनी ही कर लेगा आपके उस पर कैमरा पर, वास्तविक समस्या वहाँ पर मालूम पड़ती है जब उसका जो प्रयोग कर रहा है, जो सिखा रहा है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उनको दूर करने के लिए। तो कोविड की समस्या आने से पहले तक मुझे इसी बात से फुर्सत नहीं होती थी कि मुझे आज वहाँ वर्कशॉप है, अगले महीने वहाँ है।
कोविड ने जैसे सारा जनसंचार ठप कर दिया, अब शिक्षकों से जुड़ाव संभव ही नहीं था। तब मैंने सोचा कि भाई मैं इस तरह के कुछ काम करूं जो मैं, क्योंकि मेरे पास भी समय था, जो शिक्षकों के हाथ में जाए, बरतने वाले जो दूसरे लोग हैं उनके हाथ में जाए। मैं बार-बार बरतना शब्द का प्रयोग करता हूँ। उनके हाथ में जाए तो वो उन्हें कुछ पता तो लगे कि भाई ये चीज़ें सही होती हैं। तो इस तरह से इस बात को फैलाना, जो आपने कहा कि रिटायरमेंट के बाद ध्यान आया, ध्यान तो पहले भी था। पहले मैं अपनी एक ख़ास दिशा में कर रहा था। इन संस्थानों के साथ ये पाठ्यक्रम तैयार करना, करस्पॉन्डेंस के पाठ्यक्रम तैयार करना, इग्नू के कुछ कार्यक्रम थे, शिक्षक प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम होते थे, उनको मैं सरकारी संस्थानों के माध्यम से कर रहा था। फिर रिटायरमेंट के बाद संस्थानों से भी जुड़ा रहा, लेकिन ये व्यक्तिगत संस्थान भी बुलाने लगे। तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी तरह से फैला रहा हूँ बात को। और अब ये जैसा आप कह रहे हैं, डॉक्टर साहब, भाषाओं के विकास में अनुवाद की क्या स्थिति है और अनुवाद को आप किस रूप में देखते हैं? दूसरी जो सहोदर भाषाएं हमारी हैं भारत की, अभी हमने मैं उतना अकादमिक नहीं जाना चाहता कि जो हमारे दर्शक हैं वो समझें कि आर्य परिवार की और द्रविड़ परिवार की और दूसरी कौन सी भाषाएं भारत में हैं, लेकिन जो हमारा भारतीय भाषाओं का जो आपसी अनुवाद है उसको, मतलब भारतीय भाषाओं का और दुनिया की दूसरी भाषाओं से जो अनुवाद आ रहा है, अनुवाद का भाषा के विकास में क्या महत्व है? ये मेरा एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि आपने अपनी बातचीत में कहा कि शिक्षकों के साथ उनको ही हम सही रूप में शायद अपनी भाषाओं से उनको जोड़ नहीं पाए। जब आप शिक्षा की बात कर रहे थे, मुझे याद आया कि केवल आपके समक्ष ही नहीं, आप तो 30 साल पुरानी बात कह रहे थे, मेरे समय में भी और आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और देश के जितने भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पहले विज्ञान के बाद कॉमर्स के बाद सोशल साइंस की दूसरी विधाएं, यानी सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान और दूसरे विषय, और सबसे आखिर में भाषा आती है कि कहीं इसको कोई कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है तो हिंदी प्रतिष्ठा का कोर्स करा दो, ऑनर्स करा दो, या हिंदी से स्नातकोत्तर कर लेगा तो इसका कुछ डिग्री हो जाएगी। ये लड़कियों के लिए भी है, और लड़के जो नालायक हैं वो भाषा विशेष में आते हैं। तो भाषाओं के प्रति हमारा यह मैं कहूँगा कि दुराग्रह कहें या उपेक्षित नजरिया कहें, ऐसी स्थिति क्यों बनी? और देखिए, एक तो उपयोगिता का नियम काम करता है। कोई बात आप तब सीखते हैं, वो देखते हैं कि ये कितना उपयोगी है। विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ने के पीछे यही था कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टेक्नीशियन बनेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सारे ही लोग तो टेक्नीशियन या इंजीनियर या डॉक्टर तो बनेंगे नहीं, कुछ और भी होंगे। अब जो उसके बाद विषय चुनने की बात आई तो यह है कि और उपयोगिता क्या हो सकती है? अच्छा, प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रयास करेंगे, फलां करेंगे। हिंदी के लिए चूँकि रोजगार जैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी, हिंदी करने के बाद आप क्या कर लेंगे? मैं कह रहा था कि शिक्षक बन जाएंगे या कहीं दफ्तर में क्लर्की कर लेंगे। क्लर्क भी बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन लोगों की बात ये थी कि उसको निम्न स्तर का माना जाता है। तो उपयोगिता जैसी होगी उस तरह का उसका चलन होगा। अगर हिंदी में वो देख रहा है कि हिंदी में MA BA करने के बाद उसको कहीं रोजगार मिल नहीं रहा है तो वो फिर सोचेगा। लेकिन संयोग से जो मैंने बात कही थी वो शायद अब मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि आज इसका श्रेय आप लोगों को, माने मीडिया को जाता है। आज मीडिया ने हिंदी के रास्ते थोड़े से खोल दिए हैं। मैं कल ही प्रभात रंजन का एक लेख पढ़ रहा था कि एक ज़माने में दिल्ली में हिंदी वालों को वह जिसे कहते हैं समझा जाता था, लेकिन आज अच्छे घरों की महिलाएं, क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए जो वो हैं, रोज़गार हैं, एक ग्लैमर है टीवी में बोलने का, रेडियो में बोलने का, या रिपोर्टिंग करने का, एंकर बनने का। हर नया युवक युवती
ये सोचता है कि हाँ मैं भी बन सकता हूँ, क्योंकि अपने को कोई भी प्रस्तुत करना चाहता है, आत्मरति होती है वगैरह। तो अब हिंदी के प्रति मनस्थिति थोड़ी सी बदली है। आपका उससे पहले एक सवाल था अनुवाद का। अनुवाद भाषा के लिए भाषा साहित्य दोनों के प्रचार प्रसार के लिए अनुवाद बहुत उपयोगी है। और एक भाषा का लेखक अगर उसका अनुवाद नहीं होगा तो उसको दूसरी भाषा के लोग कैसे समझेंगे, और एक भाषा में क्या लिखा जा रहा है इसका दूसरे को जानना बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी से अनुवाद हुए और ये निरंतर चलते रहते हैं, आज भी चल रहे हैं। भारतीय भाषाओं में अनुवाद, मैं सारी भारतीय भाषाओं के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन हिंदी का अन्य भाषाओं में जो अनुवाद हो रहा है या अन्य भाषाओं, उसकी अपेक्षा अन्य भाषाओं के हिंदी में अनुवाद होने की आवश्यकता है। बांग्ला के उपन्यासों, बांग्ला के साहित्य का अनुवाद काफ़ी बहुत हुआ। तमिल, मलयालम, कन्नड़, इनके साहित्य का जो अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमा चुके थे उनका अनुवाद हुआ, लेकिन सामान्य या और तरह की जो रचनाएं थी उनका अनुवाद कम हुआ है। तो अनुवाद होना चाहिए। अनुवाद में ये जरूर मैं मानूंगा कि आप ये ना समझेंगे मैं सब जगह अपना निर्णय ही दे रहा हूँ, कि शिथिलता पाई गई है। वो जिम्मेदार, अभी कुछ दिन पहले जो वो बुकर प्राइज वाली महिला थी उनके अनुवाद के बारे में बात उठी थी, और भी कई अनुवादों के बारे में बात उठती है। तो अनुवाद सरल काम नहीं है। लेखक ने क्या लिखा है उसका एक भाषा दूसरे में भाषांतरण करना अनुवाद नहीं है। हम भाषांतरण को अनुवाद समझ लेते हैं, वो गड़बड़ होती है। उस रचनाकार ने जिन परिस्थितियों में लिखा, जिन भावों को वो कहना चाहता है, उन भावों का भावानुवाद हो, और वो उसके साथ अत्याचार भी ना हो, और सही बात सही पाठक तक पहुंच सके। एक बार अज्ञे जी कोई सुना रहे थे कि उनके कविता का दूसरी भाषा में अनुवाद, तीसरी, चौथी, छठी, सातवीं भाषा में अनुवाद होने के बाद उनके पास आई, आपकी कविता, ये मेरी कविता, मैंने कब लिखी है कविता। रचनाकार को नहीं पता कि इसमें कहा क्या, वो स्वयं उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो अनुवादक को इसके लिए थोड़ा सचेत होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आपके कुछ संस्मरणों के बारे में जानना चाहूँगा जो भाषा से जुड़े हुए हों, या जो आपके वरिष्ठ जन रहे हों, जिनके साथ रह के या जिनको समझ के आपने सोचा हो कि नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और मैंने ये ग्राह्य किया इनसे। देखिए, ऐसा है, जिंदगी के 90 दशक में कम से कम 7-8 दशक, 7 ही दशक समझिए, अनुभव तो विविध हैं और अनेक लोगों के साथ हैं, तो उनके लिए तो कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो आपको याद आते हैं भाषा के मामले में, देखिए, एक तो बैठकर मैं अब भी उनको याद करता हूँ, मैं जब लिखता हूँ मैं थक जाता हूँ। डॉक्टर हरदेव बाहरी थे जी, भाषाविद इलाहाबाद से। उनको हमने कई बार गोष्ठी में साथ साथ काम किया। एक काम लेकर वो कुर्सी में बैठने के बाद उसमें जुट जाते थे। केवल दोपहर के भोजन के लिए वो टेबल छोड़ते थे, शाम को फिर 3-4 बजे तक वो जितना बैठ सकते थे बैठते थे। ये बात हम लोग सोचते थे, और तब हम तो जवान ही थे, कि इस उम्र में ये इतना कैसे कर लेते हैं। फिर लगता है कि जिसको रुचि हो जाती है, लगन हो जाती है, वो उसके बिना कुछ करेगा तो उसको चैन नहीं आएगा। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में गुरु थे भोलानाथ तिवारी। वो एक बार अपने घर ले गए, उनके साथ मैंने कुछ कोशों पर काम किया, सहायता की उनकी। तो एक बार घर लेकर तो उन्होंने टेबल पर दिखाया, सुरेश मैं एक बात बताता हूँ कि देखो मैं 4 पुस्तकें लिख रहा हूँ। उनकी मेज पर 4 पांडुलिपियाँ खुली होती थी। कहते थे जब मैं इसमें ऊब जाता हूँ ना तो फिर मैं उसमें बैठ जाता हूँ। तो मतलब उन्होंने ये बताया कि जो सबके वश का नहीं है, कि एक साथ आदमी मूड बनाता है, हम लोग कहते हैं यार मूड नहीं बन रहा है, उखड़ गया, बाद में करेंगे। यहाँ मूड उखड़ गया तो दूसरे में लगा लीजिए। तो अधिक काम वो कर सकते थे जीवन से।
एक और याद आ रहा है, कई याद आएंगे, मैं आप बता दीजिएगा जब हो जाए। एक डॉक्टर व्यास, नगेंद्र व्यास थे, भाषा के लिए मैं उनको अपना विशेष मानता हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय में डॉक्टर नगेंद्र व्यास, शब्दों के कई कोश हमने उनके साथ काम किया, बहुत से कोश बनाए उन्होंने। शब्दों और उनके प्रयोग के बारे में जो मैंने उनसे चुपचाप सीखा, मेरे पड़ोसी भी थे, और इतना अधिकार था कि एक इस संस्थान के पीछे एक संस्थान हो, जब उनका निधन हो गया तो लोग, उनके जानने वाले सब मिले। एक सज्जन की बात में चुपचाप सुन रहा था। उन्होंने कहा वो किसी सरकारी कार्यालय में हिंदी निदेशालय, उनके हिंदी निदेशालय पर हिंदी वाला जो विभाग होता है उसमें थे। तो उन्होंने कहा हमारे जो बॉस थे वो अनुवाद वगैरह, अनुवाद का काम ही ज़्यादा होता है अब सरकारी कार्यालयों में तो हिंदी के नाम पर। तो कोई अनुवाद की फाइल उनके पास जाती थी और उनको कहीं संदेह होता था, एक शब्द पढ़ते थे, उनको संदेह होता था तो वो अनुवादक को बुलाते थे कि अनुवाद ठीक है, सब ठीक है, व्यास जी से पूछ लिया। मतलब व्यास जी एक सुंदर व्यक्ति हो, हाँ साहब व्यास जी को फ़ोन किया था उन्होंने, हाँ तो व्यास जी ने बताया तो ठीक होगा। तो ये शब्दों के प्रति ऐसी पकड़ कि लोग समझने लगा कि इस शब्द का प्रयोग अमुक ने किया है तो वो ठीक होगा। और वो ये जो स्थिति आती है वो अचानक नहीं आती। जो रात दिन शब्द व्यसनी होता है, भाषा व्यसनी होता है, उसी का इतना बड़ा अधिकार हो सकता है। तो एक वो याद आते हैं, और भी बहुत सारे होंगे। एक आखिरी सवाल करूंगा कि शब्द भंडार को विकसित करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी क्या करे, कैसे किन स्रोतों तक जाए कि उसका शब्द भंडार समृद्ध हो और वह जो बात आप बार बार कह रहे हैं शब्दों के साथ साथ वह इसको बरत सके। देखिए, ये प्रश्न मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, सोशल मीडिया पर भी पूछते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी पूछते हैं। इसका एक ही उत्तर हो सकता है, हम अपने अध्ययन की प्रवृत्ति को जितना अधिक जीवित रख सकें, माने जितने अधिक से अधिक साहित्य का, और विविध साहित्य का, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही तरह का साहित्य, विविध साहित्य का। मैं तो जब विद्यार्थी था तो पुस्तकालय से जो खैर पुस्तकें मिलती थी, लेकिन तब पुस्तकालयों की भी सीमा थी, अधिक संपन्न नहीं होते थे। हैरानी होगी कि मुझे जो मूंगफली जैसे खरीदी हमने 100 ग्राम, वो मूंगफली जिस डिब्बे में मुझे, सॉरी छोटा सा लिफाफा, वो मूंगफली खत्म करने के बाद वो लिफाफा खोलता था और देखता था इसमें क्या लिखा हुआ। और मेरी आदत ऐसी भी कि जहाँ भी कोई चीज़ ऐसी जो रद्दी के रूप में भरी हुई है उसको पढ़ जरूर लेना, कुछ ना कुछ तो मिलता है। और इस उद्देश्य से नहीं मैं इसको सीख रहा हूँ, जिज्ञासा। तो ये जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पढ़ने अध्ययन की जो प्रवृत्ति है वो आपके शब्द भंडार को बढ़ाती, इतना ही कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए, इतना समय निकालने के लिए। भाषा की कुंजी अब आपके हाथों में है और जितने भी तरह के हिंदी प्रेमी हो सकते हैं, चाहे वह शिक्षण से जुड़े हों, अध्ययन से जुड़े हों, अध्यापन से जुड़े हों, अनुवाद के क्षेत्र से जुड़े हों, मीडिया से जुड़े हुए कर्मी हों, विशेषज्ञ हों, परीक्षार्थी हों, अनुवादक हों, अध्यापक हों, अगर आप हिंदी को सही ढंग से समझना, बरतना और व्यक्त करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को जरूर खरीद कर पढ़ें। डॉक्टर पंत का हिंदी के लिए एक मैं कहूँगा कि विशेष तरह का योगदान है, जिसके लिए हिंदी भाषियों को आपका आभारी होना चाहिए। मैं जब भी इस पुस्तक को पढ़ता हूँ खुद भी, मेरे जहाँ मैं, आपको पता है कि मैं हर दिन एक किताब पढ़ता हूँ, तो यह पुस्तक मेरे शयन कक्ष में मेरी टेबल के बगल में हमेशा पड़ी होती है। और कभी भी मैं जो कुछ भी पढ़ते पढ़ते लगता है कि कुछ और भी नज़र मारनी चाहिए, तो मैं इस पुस्तक का कोई भी पन्ना खोल लेता हूँ। आपका आभार जयप्रकाश जी। मैं थोड़ा सा जोड़, मैंने कोई
इसमें कहा भी है कहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है। इस तरह के काम हुए हैं और मैंने सिर्फ़ प्रयास ये किया है कि शब्दों के प्रयोग के बारे में क्या कुछ नियम स्थिर हो सकते हैं? क्या लोगों के प्रयोग को सुधार किया जा सकता है, सुझाव दिए जा सकते हैं और आप लोगों को ये पुस्तक प्रिय है, आपने कहा कि आप तो बिल्कुल शयन कक्ष में रखते हैं। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। जल्दी ही आपकी दूसरी पुस्तक आए और भाषा हिंदी हमारी अच्छा। समृद्ध हो, परिष्कृत हो, शुद्ध हो और जो उसका उच्चतम काल है जहाँ जिसकी हम लोगों ने इस चर्चा में बात की, हिंदी में भी ऐसा साहित्य विकसित हो सके कि हम संस्कृत साहित्य के समकक्ष नहीं तो कम से कम उसके आसपास पहुंच सकें, चाहे उसका व्याकरण हो, चाहे उसका साहित्य हो, चाहे उसका सौंदर्य हो, चाहे उसका भक्ति हो। तो हम मानेंगे कि जो लोग हिंदी के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ न कुछ उसमें योगदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।